सुष्मिता के देवर विनोद की शादी होने वाली थी और इस बात को लेकर सुष्मिता बहुत ही खुश थी। अब आएगा मज़ा, अब मैं भी खूब काम करवाऊंगी उससे। इतने सालों से अकेले काम कर करके पागल हो चुकी हूँ मैं। अपनी तो खूब सेवा करवाऊंगी। अरे वो जब आएगी तब आएगी, अभी तो मेरे लिए चाय बना दो। और माँ भी कब से आवाज़ लगा रही है, जाओ जाकर देखो। हाँ हाँ जा रही हूँ ना, वो आएगी तो वो करेगी ये सब, मैं तो आराम से बैठा करूँगी। हाँ ऐसा क्या करने वाली हो? मेरे भाई की पत्नी होगी, उसे अपनी छोटी बहन की तरह समझना। हाँ सुष्मिता तो चाह रही थी कि उसकी देवरानी आकर उसके पैरों में बिछ जाए। जल्द ही सुष्मिता के देवर विनोद की शादी हो जाती है और सुष्मिता की देवरानी नीलम घर आ जाती है। सब उसका बहुत ख्याल रखते हैं और प्यार देते हैं। नीलम, बहुत हो गया आराम, चलो अब मेरे साथ किचन में लग जाओ। नीलम काम काज में तेज थी, वो जल्द ही काम सीख जाती है। सुष्मिता धीरे धीरे सारा काम उस पर डालने लगती है। अरे सुष्मिता, ये सही नहीं है, वो अकेले कितना काम करेगी। ऐसा करो, काम बांट लो तो दोनों को आराम हो जाएगा। शांति देवी के कहने पर दोनों काम बांट लेते हैं। एक बार दोपहर का खाना बनाने की बारी नीलम की होती है, पर वो नाश्ता करके ऐसा सोती है कि बहुत देर तक उठती नहीं, तो पूरा खाना सुष्मिता को बनाना पड़ता है। नीलम पूरा खाना बनने के बाद उठती है। अरे दीदी, पता नहीं कैसे आँख लगी, मैं ना कभी इतना सोती भी नहीं हूँ। अब ये तो तुम्हें ही पता होगा कि तुम जानबूझकर सो गई या फिर सच में नींद लग गई। नहीं दीदी, सच में नींद लग गई। नीलम बार बार कहती है कि वो जानबूझकर इतना नहीं सोई, पर सुष्मिता का पारा गर्म हो चुका होता है। वो कमरे में जाकर बड़बड़ करने लगती है। 2 घंटे चादर तानकर सो गई और कह रही है ध्यान नहीं रहा। आए हुए 4 दिन हुए नहीं और इसके नाटक चालू हो गए। इसको तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। खाने का काम निपटाने के बाद सब अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। सुष्मिता देखती है कि नीलम फिर आराम से लेटकर टीवी देख रही है। वो उसे आवाज़ लगाती है। नीलम, देखिए मैं इश्तिहार पढ़ रही थी, इसमें कितनी सारी जगह सेल लगी है बता रहे हैं, चलना कुछ खरीदने चलते हैं। मेरे पास तो अभी शादी का ही सामान रखा हुआ है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे चल ना, सेल लगी है, अच्छे खासे महंगे कपड़े सस्ते में मिल जाएंगे। और वो मन ही मन सोचती है, आज तो तुझे मैं लेकर ही चलूँगी। बड़ी चालाकी से सारा काम मुझ पर छोड़कर जो तू सो रही थी ना महारानी, अब तुझे आएगा मज़ा। पर पहले इससे शाम का खाना बनवाती हूँ, वरना रात को आकर मुझे ही करना पड़ेगा। ये मैडम तो कह देंगी भाभी लेकर गई थी मुझे। नीलम फटाफट अच्छे से तैयार हो जाती है और जब पूरी तैयार होकर बाहर आती है तो अरे मुझे तो ध्यान ही नहीं रहा, खाना बनाना है ना, खाना बनाकर चलते हैं। तुम ऐसा करो, रसोई में चलो, मैं बच्चों के कपड़े प्रेस करके अभी आती हूँ। हाँ। सुष्मिता उसे 4-5 सब्जियां बनाने को बोलकर चली जाती है। नीलम उन्हीं कपड़ों में जल्दी जल्दी काम करने लगती है। ये आज दीदी को क्या हो गया है, मुझे शॉपिंग पर ले जाने की बात कर रही है, पर इनके मन में तो कुछ और ही चल रहा है। यही सोचते सोचते वो काम कर रही होती है, तभी उसको जेठ के कमरे से आवाज़ आती है। अरे मुझे दिवाली का काफ़ी अच्छा बोनस मिला है, इस बार तुम्हें अंगूठी दिलवाऊंगा। अरे वाह, दिवाली बोनस, मज़ा आ गया। चलो अच्छा ही हुआ तुमने बता दिया, मैं ना आज ही शॉपिंग पर जाने का सोच रही थी। कुछ पैसे दे दो ना। हाँ हाँ ले लो, जितना लेना है। अगर जेठ जी को दिवाली बोनस मिला है तो फिर इनको भी मिलेगा, आएंगे तो पूछूंगी। यही सोचते सोचते वो फटाफट काम करने लगती है। इतनी देर में विनोद भी आ जाता है। उसके आते ही वो भागी भागी उसके पास जाती है। तुम्हें भी दिवाली बोनस मिला होगा ना? दिवाली बोनस नहीं तो मुझे नहीं मिला, बल्कि इस बार तो हाथ तंगी है, खर्चा बहुत हो गया ना शादी में, वही चुका रहा हूँ धीरे धीरे। अच्छा, पर मुझे तो आज दीदी शॉपिंग पर ले जा रही थी, अब मैं क्या करूँ? अरे तुम्हारे पास तो अभी शादी का सामान होगा ना, अभी क्या खरीदना है? वो तो दीदी बहुत जिद कर रही थी चलने के लिए। चलो ठीक है, देखती हूँ मैं। नीलम रसोई साफ करने चली जाती है और इतनी ही देर में सुष्मिता, जो प्रेस करने का बहाना करके कमरे में चली गई थी, वो भी आ जाती है। चले नीलम, बन गया सारा खाना? हाँ हाँ दीदी, चलिए ना। नीलम ये सोच ही रही थी कि उसके पास ज़्यादा पैसे तो है नहीं, पर सेल में साड़ियाँ बहुत सुंदर होती है, लेने का मन भी है। क्या करूँ क्या करूँ? और सुष्मिता ये सोच रही थी कि आज इसके 30-40 हज़ार खर्च करवा कर इसके पति से डांट पड़वाऊंगी, सारा सोना भूल जाएगी।
अरे चलो भाई, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं दीदी, वो मेरी चप्पल ना आपके रूम में रह गई है, अभी लेकर आती हूँ। दोनों शॉपिंग पर जाते हैं और दुकान में अच्छी अच्छी साड़ियाँ देखते हैं। सुष्मिता एक से एक महंगी साड़ी निकलवाती है। अरे वाह नीलम, ये तो बहुत ही अच्छी लग रही है, पर इसका दूसरा कलर लो। नहीं दीदी, ये नहीं लेनी मुझे, बहुत ही महंगी है। अभी तो तुम रुको, मैं तुम्हें बताती हूँ कि अपने आप को ज़्यादा समझदार समझने का क्या अंजाम होता है। आज तुम्हें देवर जी से जमकर डांट ना पड़वाई तो देखना। अरे नाना, ले लो ना, त्योहारों का सीजन है, चलो ले लो। नीलम उसे धीरे से कहती है। दीदी ये बहुत महंगी है। पर सुष्मिता तो मानती नहीं, वो उसे 10,000 की साड़ी दिलवा कर ही मानती है। अब आएगा मज़ा, आज तो देवर जी तुम्हें बख्शेंगे नहीं। चले दीदी। अरे अभी तो एक ही ली है, और ले लो ना। ठीक है, आप बोल रही हैं तो फिर सबके सब ले ही लेती हूँ। भैया ज़रा 21-22 साल की लड़की के लिए दिखाना साड़ी, मेरी चचेरी बहन है ना, उसके लिए। हाँ हाँ दिखाओ भैया, और ज़रा अच्छी महंगी सी दिखाना। अब इनकी बहन को भी तो पता चले इनके यहाँ कितना महंगा पहनना ओढ़ना है। दुकान वाला महंगी और सुंदर साड़ियाँ दिखाता है। नीलम 1-2 ले लेती है। ये तो तुम्हारी तरफ से हो गई, एक मेरी तरफ से भी ले लो। ठीक है, आप बोल रही हो तो ले लेती हूँ एक और। सुष्मिता उसे एक और महंगी साड़ी दिलवाती है और मन ही मन खुश रही होती है कि उसने अपनी देवरानी का कितना खर्चा करवा दिया। अभी मेरे हिसाब से इसका 10-15 हज़ार का ही खर्चा हुआ होगा। थोड़ा तो और मज़े लेती हूँ इसके। देवर जी को तो बोनस मिला नहीं, और जब उनको पता चलेगा कि इनकी मैडम 20-30 हज़ार खर्च कर कर आई है, फिर इसको देवर जी और माँ जी दोनों से जो डांट पड़ेगी देखने का अलग ही मज़ा होगा। अब नीलम, तुम सबके लिए इतनी सुंदर सुंदर साड़ियाँ ले रही हो, आपने जेठानी के लिए कुछ नहीं लोगी क्या? अरे हाँ दीदी, बिल्कुल लूँगी ना। आपके लिए तो मैं अपनी पसंद की लूँगी, जो कलर मुझे अच्छा लगेगा वही लूँगी। भैया आपके पास जो सबसे अच्छी साड़ी है ना, वो दिखाइए, मतलब ऐसी कि देखते ही पसंद आ जाए। दुकान वाला भी इन दोनों को महंगी और सुंदर साड़ियाँ दिखाए जा रहा था, क्योंकि उसे भी पता चल चुका था कि ये पार्टी खर्चा करने वाली है। सुष्मिता अपने लिए भी थोड़ी महंगी साड़ी ले लेती है। दीदी ले ली साड़ियाँ, अब चले? अरे अपन दोनों ने माँ जी के लिए तो कोई साड़ी नहीं ली, वो बुरा मान जाएंगी। मेरे पास तो पैसे भी ख़त्म हो रहा है। ऐसा करो, एक अच्छी सी साड़ी उनके लिए भी ले लो। नीलम अपनी सास के लिए भी एक साड़ी ले लेती है। बिल बनाते समय सुष्मिता 2 अलग अलग बिल बनवाती है। अरे भाई, काफ़ी बिल हो गया। अरे दीदी, आपका तो 15,000 का है, पर मेरा तो 30,000 का बिल बन गया है। यही तो मैं चाहती थी। तुम अब घर चलो, मैं तो तमाशे का इंतज़ार कर रही हूँ। घर पहुँचकर दोनों सबको साड़ियाँ दिखाती हैं और अपना अपना बिल भी। अरे भाई नीलम, तुमने तो बड़ा खर्चा कर लिया। हाँ नीलम, कुछ ज़्यादा ही नहीं हो गया? सुष्मिता इंतज़ार कर रही थी कि कब उसका देवर और सास नीलम पर बरस पड़े। तभी नीलम उठती है और अपने जेठ को बुलाकर लाती है और कुछ रुपए उनके हाथ में देती है। भैया, आपने जो गिफ्ट कूपन दिया था ना मुझे, उसमें से 30,000 खर्च हो गए, ये 5,000 बचे हैं। दीदी तो और भी दिला रही थी मुझे, पर मैंने ही मना कर दिया। अरे कोई बात नहीं, ये भी तुम ही रख लो। मुझे पता था कि विनोद को बोनस नहीं मिला है, और जब तुमने मुझसे अपना समझकर पैसे मांगे तो मैं मना कैसे कर सकता था। ये सुनकर सुष्मिता अपना सर पकड़ लेती है। कहाँ वो अपनी देवरानी को फंसाने की कोशिश में लगी थी, और कहाँ उसको देवरानी से पंगा भारी पड़ गया। ससुराल में सितम सहना और शांति से सहते रहना, यही माँ बाप बेटी को सिखाते हैं। लेकिन क्या हो जब सितम सर से गुजर जाए? क्यों रो रही है? रोती रहेगी क्या? बात करते हैं ना तेरे ससुराल वालों से। नहीं मानेंगे माँ वो लोग। माँ जी ने धक्का देकर कहा था लौट कर ना आना। हाँ, पर जीजा जी शाम को ऑफिस से आएंगे और आपको नहीं देखेंगे तो वो जरूर अपनी माँ की क्लास लेंगे, क्यों, है ना माँ? हाँ, और नहीं तो क्या, कितना प्यार करते हैं दामाद जी तुझे। तभी पिता आ जाता है। क्या दामाद जी प्यार करते हैं? अगर इतना ही प्यार होता तो माँ की हिम्मत ना होती। सारा किया धरा तो तुम्हारा ही है,
कह रहा था बेटी को कुछ दिन पढ़ा लो, अपने पैर पर खड़ा होने दो, फिर कर देना शादी, लेकिन नहीं। अरे हाँ, तो कौन सा कलेक्टर बन जाती, और ऊपर से पैसे। अरे पैसे कहाँ से आते इसे पढ़ाने के। माँ, जितना पैसा इसके ससुराल वालों को इसे खुश करने के लिए दिया है ना, उससे तो पढ़ ही लेती दीदी। अब तू भी ना बाप की भाषा बोल। कहाँ है आपकी बहन? वही लेकर आई थी ना रिश्ता। चलो जरा उससे बात करते हैं। मीरा, जिसकी सास ने उसे ससुराल से निकाल दिया था, माता पिता के साथ बुआ के घर जाती है। अरे हाँ, तो क्या हो गया? अरे दे दो ना, 2-4 लाख ही तो मांग रहे। अम्मा, उन लोगों की भी मजबूरी है। लड़की का मकान पास में ही बना रहे ना। वो क्या है ना, मीरा की ननद की सास बड़ी तेज थी, तो बेटे को अलग कर दिया उन लोगों ने। बेटी दामाद को खुद का घर बना कर दे रहा है। अरे तुम भी कर लो ऐसा कुछ। क्यों? अरे बहन, जितना पैसा 4 साल में इन लोगों ने मकान बनाने के नाम पर लिया है ना, उतने में तो 2 मकान बनाती था। लेकिन ये बता, तूने पता नहीं किया था कि इन लोगों के बारे में? ऐसे ही रिश्ता बता दिया क्या? खैर, जो होना था वो तो हो ही गया। मीरा की शादी किसी लालची घर में हो गई थी, जो हमेशा किसी न किसी बात पर पैसे की डिमांड करते। दिन बीत रहे थे। अरे क्या हो गया मीरा दीदी, आप उदास क्यों हो? देखना, पड़ोसी के यहाँ ससुराल से फ़ोन आया था। कह रही थी मेरी सास ऊपर का मकान बना रही है, बदले में वो मेरे गहने मांग रही है। हाँ तो दे दे गहने। अरे ससुराल सलामत है तो गहने बहुत आ जाएंगे बिटिया। ये वो माँ थी जो बेटी को हर वक्त किसी भी तरह झुकने को कहती। फिर एक दिन मीरा की सास उसके मायके आती है। क्या बात है, बेटी को तो बिठा कर ही रख लिया, ससुराल नहीं भेजना है क्या? हाय हाय, जुल्मी सास, वो भी बहू के घर में। घर का तो माहौल ही बदल जाता है। अरे बहन जी, आप आइए आइए। अरे बच्चों, देखो तो खुद देवता पधारे हैं हम गरीब की कुटिया में। बैठिए बैठिए। कुटिया? आज भी इन लोगों से बड़ा मकान है हमारा, और जो इन लोगों का मकान भी है ना, वो भी पापा के पैसों से। अरे चुप हो जाना, सुन लेगी तो चंडी चढ़ाकर बैठ जाएंगी। कैसे झेलती हो दीदी ऐसी सास? कितना घमंड दिख रहा है इनके चेहरे से। अरे वहाँ खड़ी खड़ी दोनों क्या बतिया रही हो, जल्दी आओ। मीरा सास के पैर छूती है। मोटी हो रही हो मायके में, वहाँ ठीक थी। हाँ माँ जी, यहाँ काम कम होता है ना। हाँ, हमने तो नौकरानी बना कर रखा था ना तुझे। जबान देखो, अरे वैसे ये जबान ही ना ले डूबी तुझे। कैसी बात कर रही हैं? मीरा जबान चलाती है? यहाँ तो गाय की तरह रहती है, सीधी सादी। हाँ, गाय ही है, लेकिन जब मुंह खोलती है तो। सास बहू की बुराई पर बुराई किए जा रही थी कि तभी मीरा के पिता आते हैं। अरे बहन जी, हम लोग तो कब से इंतजार कर रहे थे आप लोगों का। बेटी को घर पर बिठा कर रखे हैं, ठीक थोड़ी ना लगता है। अरे तो हमारा घर बिन बहू के कौन सा ताजमहल लगता है? आप लोग तो बेटी भेजना ही नहीं चाहते। कैसी बात कर रहे हैं? भला कौन बेटी को बिठा कर रखना चाहेगा? अरे तो दे दो ना 4-5 लाख और विदा कर दो। मकान हमारा भी अधूरे में रुका है। अच्छा लगता है कि घर के सामने टूटा फूटा मकान दिखे। अरे चमकाओ जरा बेटी का ससुराल। अरे पैसे नहीं थे तो मकान तोड़ा क्यों? और पापा कहाँ से लाएंगे इतने पैसे? 1 कमरे का मकान था आपका, पापा के पैसे से कोठी बना ली। अब पापा ही और पैसा दे। क्यों? आपके बेटे में हिम्मत नहीं है क्या कमाकर घर चला सके? बहन को गुस्सा आ जाता है और बोलती ही चली जाती है। सास का पारा इन सब बातों से हाई हो जाता है। हाँ, था 1 कमरे का मकान, फिर शादी क्यों कर दी? आपके बेटे को देखकर कि वो अच्छा कमा रहा है, लेकिन वो पैसा कहाँ जा रहा है वो तो पता ही नहीं चल पा रहा। हाय रे, ये दुनिया दामाद के पैसों पर नजर है। देखिए बहन जी, आपका मकान बनवा दिया, लेकिन आपकी बेटी का भी बनवाऊं ये हिम्मत नहीं है। मेरी एक बेटी और है, उसे भी देखना है। अरे तो लो, लेकर बैठे रहो अपनी बेटी, हम तो बिना पैसे के नहीं रखने वाले। और हाँ, मीरा तेरे गहने दे, तेरा बाप तो पैसे देगा नहीं, भिखारी कहीं का।
तो अब तो तेरे गहने ही बचे, घर तो बनवाना ही है ना। पिता के लिए ऐसे शब्द सुनकर मीरा को पहली बार गुस्सा आता है। भिखारी? मेरे पापा भिखारी? पैसे की भीख मांगने तो आप खड़ी हैं हम लोगों के दरवाजे। और हाँ, जितनी जल्दी हो यहाँ से निकल जाइए। सास बहू से बेइज्जती करवा कर निकल ही रही थी कि जाते जाते बड़े बेवकूफ लोग हैं। सास के जाने के बाद, ये क्या किया बेटी? बहुत हो गया माँ, मैं तंग आ गई थी। सारा दिन घर में नौकरानी की तरह काम करो, ऊपर से आप लोगों से पैसे मांगने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। दीदी, आप जीजा जी से बात करो। मीरा पति को फोन करती है, लेकिन वहां भी देखो मीरा, मेरी बहन का मकान बनवा दो अपने पापा से बोलकर। हम लोगों का तो जैसे तैसे उन्होंने बनवाई दिया है। मकान नहीं बना तो तुम वही रहो, मैं दूसरी शादी कर लूंगा, जहां से भी पैसे मिल जाए। वैसे भी हमारा मकान देखकर तो अब कोई भी अपनी बेटी दे देगा। बेशर्म पति की हंसी सुनकर मीरा सन्न रह जाती है। ये कैसी बात कर रहे हैं आप? आप दूसरी शादी? तभी बेल बजती है और सामने खड़ा होता है वकील, हाथ में तलाक का पेपर लेकर। हे भगवान, बड़े ही बेशर्म लोग निकले। पापा, आप इन लोगों से वो पैसे मांग लो जो अब तक आपने दिए हैं। पिता मीरा के ससुराल जाता है। देखिए बहन जी, अगर रिश्ता अब खत्म ही करना है तो मुझे लगता है हिसाब किताब हो जाना चाहिए। ये रही बैंक डिटेल्स, ये पैसा मैंने आप लोगों को दिया था। जब बेटी ही नहीं रहेगी यहाँ तो पैसे लौटा दीजिए, और उसके भरण पोषण की जिम्मेदारी भी दामाद जी लें। तभी दामाद आ जाता है। कैसी बहकी बातें कर रहे हैं, पी कर आए क्या ससुर जी? सॉरी, एक्स ससुर जी। पैसा चाहिए तो जी ये रहा मकान, यही है जो है, ले लीजिए, ले जाइए सारा मकान। पिता को गुस्सा आ जाता है। वो उठकर निकलने ही वाला होता है कि क्या हो गया, नहीं लेकर जा रहे हैं क्या मकान? यहीं लगा है आपका पैसा, और हाँ, मेरी दूसरी शादी में जरूर आना। और हाँ, फिर से कभी भी मन करे कि पैसे वापस चाहिए तो आकर घर ले जाना, क्योंकि इसी पर तो लगे हैं आप लोगों के सारे पैसे। पिता सर लटका कर घर आ जाता है। वो मीरा के ससुराल की बात पूरे घर को बताता है। कितने बेशर्म लोग हैं, इन लोगों की तो कोई तो रास्ता होगा जिससे ये लोग सही राह पर आ जाए। तभी मीरा, जो कि टीवी देख रही थी, अचानक उठती है। पापा माना पैसे नहीं मिलेंगे, लेकिन घर तो है ना, वही ले आते हैं। लगता है गम से पागल हो गई है। अरे घर कैसे ले आएंगे, कोई मिट्टी या प्लास्टिक का तो नहीं है। मीरा बाहर जाती है और फिर कुछ घंटों के बाद, माँ देखो टीवी में मीरा दीदी। अरे ये बुलडोजर में कैसे बैठी है? ये देखिए, मीरा ने तो पूरे ससुराल पर बुलडोजर चला दिया है। माँ, दीदी का इंटरव्यू आ रहा है दूसरे चैनल में। मेरे पिता ने अपने खून पसीने की कमाई से इन लोगों का ये बड़ा मकान बनवा कर दिया, जिसमें उनकी बेटी आराम से रह सके। लेकिन इन लोगों की पैसों की डिमांड बढ़ती ही गई। जब पापा इन लोगों से पैसे लेने आए तो इनका कहना था कि पैसे मकान में लगाए हैं, मकान ले जाओ। तो मैंने बुलडोजर चलाकर मकान गिरा दिया है। अब ये मकान मैं ले जाऊंगी। तो देखा कैसे एक दहेज के लालची लोगों के लोभ का किला एक मजबूत बेटी ने गिरा दिया। ये प्रेरणा है उन बेटियों के लिए जो ससुराल में रहकर दुख सहती ही रहती है। हाय रे, अब कौन करेगा इस एक कमरे वाले मकान के लड़के से शादी? अब मीरा, तू ही वापस आ जा। सॉरी, मैं गरीबों के घर नहीं रह सकती, बाय। ये बोलकर मीरा वहां से चली जाती है। सुमित्रा अपने इकलौते बेटे अरुण के साथ छोटे से शहर में रहा करती थी। अरुण बहुत मेहनती लड़का था, इसलिए उसकी गवर्नमेंट जॉब भी बहुत जल्दी लग जाती है। गवर्नमेंट जॉब लगने की वजह से अब अरुण को ज़्यादातर अपनी माँ से दूर रहना पड़ता था। ऐसे ही एक रोज़ अरुण कुछ दिनों की छुट्टियाँ लेकर घर आता है, जहाँ सुमित्रा अरुण से कहती है, अरुण बेटा आ गया। देख, अब ना तू मेरी बात ध्यान से सुन। अगली बार जब तू घर आएगा तो लंबी छुट्टी लेकर आना। हाँ, पर वो क्यों माँ? क्योंकि अब तू बड़ा हो चुका है, तेरी शादी की उम्र हो चुकी है और मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ।
अब इस घर के साथ मुझे भी तो एक बहू चाहिए ना, जो मेरा ख्याल रख सके और मेरे बेटे का भी। अगर ऐसी बात है माँ, तो क्यों ना मैं अपना ट्रांसफ़र इसी शहर में करवा लूँ। फिर आप अपनी बहू के साथ अपने बेटे को भी हर रोज़ देख पाएंगी। क्या सच में ऐसा हो सकता है? अगर ऐसा हो जाए तो सोने पर सुहागा हो जाएगा बेटा। हाँ माँ, मैंने कंपनी में बात की है और कंपनी ने मुझसे कहा है कि बहुत जल्द वो मेरा ट्रांसफ़र इसी शहर में कर देंगे। अब क्या था, अरुण की ट्रांसफ़र की बात सुनकर सुमित्रा की खुशी दोगुनी हो जाती है। अब वो बिना कोई देरी किए अपने बेटे अरुण के लिए लड़कियां देखने लगती है। पर होता यूं है कि जब अरुण काम के सिलसिले में शहर से बाहर जाता है तो उसकी मुलाकात चांदनी नाम की एक लड़की से होती है। चांदनी दिखने में जितनी ही सुंदर थी उतनी ही प्यारी थी उसकी आवाज़। सर, अगर आप मुझे और मेरी माँ को हॉस्पिटल तक छोड़ देंगे तो आपका हम पर बहुत बड़ा एहसान होगा। दरअसल मुझे यहाँ कोई गाड़ी नहीं मिल रही और मुझे ओला कैब बुक करनी नहीं आती। क्या आप मुझे और मेरी माँ को लिफ्ट दे सकते हैं? चांदनी का मन मोह लेने वाला रूप और उसकी मधुर आवाज़ सुनकर अरुण खुद को रोक नहीं पाता और उससे कहता है, अब क्यों नहीं, आइए ना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। इतना बोलकर चांदनी अपनी विकलांग माँ के साथ अरुण की गाड़ी में बैठ जाती है। बहुत जल्द अरुण चांदनी को हॉस्पिटल छोड़कर अपने रूम पर जाता है। पर ये क्या, घर आने के बाद भी अरुण सिर्फ और सिर्फ चांदनी के बारे में ही सोच रहा था। तभी उसे एकदम से याद आता है कि चांदनी का पर्स अब तक उसी की गाड़ी में रखा है। अरे मैं तो भूल ही गया कि वो लड़की अपना पर्स लेकर मेरी गाड़ी में बैठी थी और उसका पर्स अब तक मेरी गाड़ी में ही है। एक काम करता हूँ, उसके पर्स में चेक करता हूँ, क्या पता उसका कोई फ़ोन नंबर या एड्रेस मिल जाए जिससे मैं उसे उसका पर्स वापस लौटा सकूँ। और इसी बहाने मेरी उससे एक और मुलाकात हो जाएगी। अब अरुण चांदनी का पर्स निकालता है जिसमें उसे चांदनी का नंबर मिलता है। चांदनी को फ़ोन करके वो उसे एक बार फिर उसी समय अपने ऑफिस के बाहर बुलाता है। अब चांदनी भी अपना पर्स लेने के लिए अरुण के ऑफिस के बाहर खड़ी हो जाती है। जब अरुण उसका पर्स लेके आता है तो कहता है, ये आपका पर्स आप कल मेरी गाड़ी में ही भूल गई थी। मुझे भी रात में एकदम से याद आया और जब मैंने आपका पर्स लिया तो उसमें आपका नंबर मिला। मैं आपका कैसे शुक्रिया अदा करूं? आपने एक बार फिर मुझ गरीब लड़की की सहायता करी है। आप नहीं जानते आपने मेरा पर्स वापस करके मुझ पर कितना बड़ा एहसान किया है। अगर आप चाहे तो ये एहसान चुका सकती हैं मेरे साथ एक कॉफ़ी पीकर। अब चांदनी मना नहीं कर पाती और अरुण के साथ कैफ़े जाती है जहां दोनों मिलकर कॉफ़ी पीते हैं और ढेर सारी बातें करते हैं। अब इसी तरह से समय बीतता है और अरुण चांदनी के करीब आने लगता है। समय के साथ चांदनी भी अरुण से प्यार करने लगती है और एक दिन जब सुमित्रा अरुण को रूपाली नाम की लड़की की फ़ोटो दिखाती है तो अरुण अपनी माँ से कहता है, माँ मुझे आपको कुछ बताना था। दरअसल जहाँ मैं पहले काम करता था वहाँ मेरी मुलाकात चांदनी नाम की एक लड़की से हुई है। अगर आप चांदनी को देखोगी ना तो आप भी उसके रूप से घायल हो जाओगी माँ। अच्छा, तो मेरे बेटे ने पहले से ही मेरे लिए बहू पसंद कर रखी है। अरे बेटा, साफ साफ क्यों नहीं बताता कि तू उस लड़की से प्यार करता है, तुझे उससे शादी करनी है। अब माँ आपको कोई एतराज़ नहीं है ना? अरे भला मुझे क्यों एतराज़ होगा, मैं तो खुद चाहती हूँ कि मेरे घर में ऐसी लड़की आए जो रूप की गुणी हो और सर्वगुण संपन्न भी। अब क्या था, अब बिना कोई देरी किए अरुण चांदनी की मुलाकात अपनी माँ से करवा देता है और बहुत जल्द अरुण की शादी चांदनी से हो जाती है। पर शादी होने के बाद जब सुमित्रा की पड़ोसन दिव्या चांदनी को देखती है तो उसके माथे से पसीने छूटने लगते हैं। वो सुमित्रा को अकेले में ले जाकर कहती है, सुमित्रा बहन, तुम अपने घर बहू लाई हो या नागिन? अरे क्या हुआ दिव्या बहन, मैं कब से देख रही हूँ, जब से तुम मेरी बहू से मिली हो कुछ डरी सहमी और परेशान लग रही हो, और अब तुम मेरी बहू को नागिन कह रही हो। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तुम कहना क्या चाहती हो? सुमित्रा बहन, जिसे तुम अपनी बहू बनाकर लाई हो ना, वो तुम्हारी बहू नहीं बल्कि एक... दिव्या सुमित्रा को सारा सच बता ही रही होती है कि तभी वहाँ चांदनी आ जाती है। उसे देखकर दिव्या की बोलती बंद हो जाती है। माँ जी, आंटी जी, आप दोनों अब तक यहाँ बातें कर रही हैं। मैं और अरुण जी आपको पूरे घर में ढूंढ रहे थे। डिनर तैयार है, चलिए डिनर कर लेते हैं। चांदनी के कहने पर सुमित्रा दिव्या की कोई बात नहीं सुनती और डिनर के लिए चली जाती है।
पर डरी सहमी दिव्या बिना कुछ खाए वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। दिव्या बार बार सुमित्रा को चांदनी का सच बताने की कोशिश करती है। ये देखकर चांदनी दिव्या के घर जाती है और कहती है, आंटी जी, मैं जानती हूँ कि आप पहचान गई हैं कि मैं एक नागिन हूँ। जब आपको मेरी सच्चाई पता ही है तो मेरा असली रूप भी देख लीजिए, ताकि आप जो गलती करने जा रही है वो गलती करने से पहले मेरे असली रूप को याद कर ले। इतना बोलकर चांदनी आधी नागिन और आधी इंसान बन जाती है और दिव्या को धमकाते हुए कहती है, दिव्या आंटी, वैसे तो मैं यहाँ आपसे और अरुण जी से बदला लेने आई थी, पर अब मैंने अपना इरादा बदल लिया है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप भी अपना इरादा बदल लीजिए। अगर आपने किसी को भी मेरा सच बताया तो मैं जिस मकसद से यहाँ आई थी उस मकसद को पूरा करके जाऊँगी। जहाँ चांदनी दिव्या को धमका रही होती है, वहीं दूसरी ओर खिड़की से सुमित्रा सब देख लेती है। उसे पता चल जाता है कि उसकी बहू एक नागिन है। अब चांदनी जब घर आती है तब सुमित्रा चांदनी से कहती है, मुझे पता चल चुका है, जिसे मैं बहू बनाकर लाई हूँ वो बहू नहीं बल्कि एक नागिन है, जो यहाँ मेरे बेटे को डसने आई है। अरे ज़रा बता तो सही कि मेरे बेटे का क्या कसूर है जो तू मुझसे मेरा बेटा छीनने आई है। सुमित्रा का इतना कहते ही चांदनी अपने असली नागिन रूप में आ जाती है और सुमित्रा से कहती है, माँ जी, लगता है आपने मेरी और दिव्या आंटी की सारी बातें सुन ली है। अब आपको पता चल चुका है कि मैं एक नागिन हूँ, इसलिए जब आपको सच पता ही चल चुका है तो आप भी मेरा असली रूप देख लीजिए। और रही बात अरुण जी को मारने की, तो हाँ, मैं उन्हें यहाँ मारने आई थी। पर क्यों? आखिर मेरे बेटे की गलती क्या है? माँ जी, अरुण बहुत अच्छे हैं, उनसे कभी कोई गलती हो ही नहीं सकती। पर दिव्या आंटी एक नंबर की लालची औरत है। आपको पता नहीं, पर जब अरुण जी की नौकरी लगी थी तब आपने घर में एक छोटी सी पार्टी रखी थी। उसी बीच दिव्या आंटी जी ने एक बाबा की मदद से उन्हें अपने वश में कर लिया और उनके हाथों से रेवती नाग की मृत्यु कराई। दिव्या ऐसा क्यों करेगी? क्योंकि मेरा पति भी एक इच्छाधारी नाग था और उनके पास एक नागमणि थी, और उस नागमणि को सिर्फ वही व्यक्ति हाथ लगा सकता है जिसका जन्म कार्तिक मास की पूर्णिमा में होता है। और अरुण जी का जन्म कार्तिक महीने की पूर्णिमा में हुआ था, और बस यही वजह है कि मैंने अरुण जी से शादी की ताकि मैं उन्हें मारकर अपने पति को जिंदा रख सकूं। पर जब मुझे सच्चाई का पता चला तो मैंने अपना इरादा बदल दिया और अरुण जी को ही अपना पति मान लिया। बहू, तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे बेटे की कोई गलती नहीं है। मैं तुझे अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर लूँगी, पर तू कभी मेरे बेटे को कुछ ना करना। हाँ, और मैं तेरी सच्चाई भी कभी किसी को नहीं बताऊँगी, अरुण को भी नहीं। माँ जी, अरुण जी अब मेरे ही पति हैं, मैं उन पर कोई आँच नहीं आने दूंगी। बस मेरी आपसे एक ही गुजारिश है, आप दिव्या आंटी से दूर रहिए और मेरी सच्चाई के बारे में कभी किसी को पता मत चलने देना। इस तरह चांदनी एक नागिन होकर भी इंसानों की तरह ज़िंदगी जीती है, और सुमित्रा ने जो अपनी बहू को लेकर अपने सपने संजोए थे वो अपनी नागिन बहू के साथ पूरे करती है और उस नागिन को अपनी बहू बनाकर उसके साथ रहती है।